हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग के एग्ज़ाम बस कुछ दिन में आने वाले हैं। जो साल भर हमने जो रेडी किया, प्रिपरेशन किया, अब वो टाइम आ गया है कि तुम लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करके आओ। तो देखो, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम लोग के लिए लेके अभी वीडियो स्टार्ट की हूँ। तो उसमें से केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन तुम लोग के सामने। देखो, एक ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे। ये ग्राफ, सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये ग्राफ किस चीज से दिया हुआ है, यानी कौन सा टॉपिक से है। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। और ये ग्राफ जब भी आएगा तो तुम लोग को याद होना चाहिए, ये ग्राफ राउल्ट्स लॉ का था। ठीक है, राउल्ट्स लॉ जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन, और जो राउल्ट्स लॉ से डेविएट करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो इस ग्राफ में मैं एक बार फटाक से तुम लोग को रिवाइज याद दिला देती हूँ क्या था। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन था। अब मोल फ्रैक्शन यहाँ पे दो कोई भी सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया गया था। अब इसमें दो टाइप की लाइन है, एक है डॉटेड लाइन जो कि स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और एक ग्रीन कलर की लाइन है। चूंकि ये पिक्चर बहुत क्लियर नहीं था, मैंने इसको रेड और ग्रीन से उसको थोड़ा सा उसके ऊपर पेन चलाया है। ये ग्रीन लाइन जो है वो है कर्व्ड लाइन, और ये कर्व लाइन देखो ऐसे डाउन होके जा रही है। ठीक है, इस डॉटेड लाइन से डाउन होके जा रही है। अब तुम लोग को इसमें इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। तो डायग्राम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम above एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, बी कॉशियस व्हाइल रीडिंग क्वेश्चन कि तुमको क्या पूछा है, किस अप्रोच में आंसर देना है। हड़बड़ी एकदम नहीं, नंबर 1 रूल। तो पहला, व्हाट डू द डॉटेड लाइन इंडिकेट। तो डॉटेड लाइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। तो देखो, डॉटेड लाइन हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि वो एक आइडियल सोल्यूशन है। आइडियल सोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, दो कंपोनेंट ए और बी को मिक्स करेंगे। ये मान लेते हैं कंपोनेंट ए है। ठीक है, इस कंपोनेंट ए में अगर मैं ये कंपोनेंट ए बनाऊं, इसको मैं एक किस कलर से लिखूं, ये तो खुद ही ब्लैक है, रेड से मरून से लिख देती हूँ। ये मैं मान लेती हूँ कि कंपोनेंट ए है, और यहाँ पे कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन 0 है। ये ऊपर उठते उठते इसके मोल फ्रैक्शन हाईएस्ट हो गए। अगर इसके मोल फ्रैक्शन हाईएस्ट हो गए तो यहाँ कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन 100% होंगे। और अगर 100% यहाँ पे ए कंपोनेंट है तो यहाँ वेपर प्रेशर किसका दिखाई देगा, केवल ए का वेपर प्रेशर दिखाई देगा। और दूसरी तरफ मैं मान लेती हूँ इस जगह पे कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन 0 है। अब ये लाइन आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट का 100% हो गया। तो यहाँ वेपर प्रेशर, जो इस लाइन का वेपर प्रेशर है, वो जाएगा पी नॉट बी, सिर्फ पी नॉट बी बचेगा। ये पी नॉट ए और पी नॉट बी, और ये दोनों को एडिशन से बन रहा है, ए और बी को जब हम मिक्स कर रहे हैं। तो Raoult's law, what does this dotted line indicate? Dotted line indicate that the solution is ideal solution and it following Raoult's law equation. Raoult's law equation को जो फॉलो करता है वो स्ट्रेट लाइन में इस ग्राफ में जाएगा, और Raoult's law का आप इक्वेशन भी मेंशन करोगे। इक्वेशन क्या था Raoult's law का? इक्वेशन था, अगर पी ए का इक्वेशन पता करना है तो पी ए इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, उसका उसका प्योर के साथ इंटू होगा वेपर प्रेशर। अगर पीबी का इक्वेशन है तो क्या है, पीबी इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। और यहाँ पे क्या है, पी ए प्लस पीबी, पी ए प्लस पीबी क्या है, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ओके, नाउ व्हाट डू द कर्व सॉलिड लाइन सिग्निफाई। जो सॉलिड लाइन है डॉटेड नहीं है, और जो कर्व है वो क्या चीज सिग्निफाई कर रहा है, तो इट सिग्निफाइंग दैट द कर्व लाइन इज नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉट ओबेइंग, क्या ओबे नहीं कर रहा है, राउल्स लॉ इक्वेशन को ओबे नहीं कर रहा है, इट इज डेविएटिंग, राउल्स लॉ को डेविएट कर रहा है। अब किधर डेविएट कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन भी हो सकता है। तो बाबू ये कौन सा डेविएशन है, नीचे से जा रहा है तो नेगेटिव डेविएशन है, तो उसका इंटरैक्शन वगैरह याद करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखें, will the solution 3 form azeotropic mixture। क्या 3 azeotropic mixture
फॉर्म कर सकता है? इफ यस स्टेट द काइंड। तो किस टाइप का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना सकता है? तो देखो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स होते हैं एक नॉन आइडियल सोल्यूशन से एजियोट्रॉप बनता है, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दो मिक्सिबल लिक्विड हैं जिनको मिक्स किए, बट वो लोग क्या है, राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है। और नंबर 2 उनका जो कॉम्पोजिशन आता है वेपर प्रेशर का वो एक ही आता है। तो एजियोट्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ से जाता है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन से बनता है। यानी एजियोट्रॉप किससे बनता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो अब देखो लाइन 3 कौन सा है? लाइन 3 ये है जो कि राउल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये राउल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो नॉन आइडियल है, और अगर नॉन आइडियल है तो एजियोट्रॉपिक बना सकता है। विल द सॉल्यूशन 3 form azeotropic mixture? Yes, because it's a non-ideal solution. It does not follow Raoult's law, so it can make azeotropic mixture. Now, if yes, state the kind. तो ये नेगेटिव डेविएशन है, तो नेगेटिव डेविएशन से कैसा काइंड का एजियोट्रॉप बनेगा? काइंड भी पूछा है, आधा जन तो ये काइंड मिस ही कर देता है कि ये भी कुछ पूछा है। इफ यस स्टेट द काइंड, तो काइंड होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है तो ये होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, नाउ कमेंट ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन फोर्सेस फॉर सॉल्यूशन 1, 2, 3। 1 का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 2 का और 3 का। 1, 2, 3 का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कमेंट करो। तो बाबू ये नेगेटिव डेविएशन है, तो देखो नेगेटिव डेविएशन का मैं 2 ऑप्शन देती हूँ, बताना कौन सा होगा। या तो ये जो ए कंपोनेंट है, इंटरैक्शन ऑफ ए एंड बी बी इज ग्रेटर देन ए बी, या तो हो सकता है, या दूसरा ऑप्शन ए इंटरैक्शन या बी बी इंटरैक्शन इज लेस देन ए बी इंटरैक्शन। इन दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिव की था एक नेगेटिव की था। स्टूडेंट्स को हर समय कंफ्यूज होता है कि किस में क्या था, नेगेटिव में कौन सा था, पॉजिटिव में कौन सा था। तो देखो ये नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, यानी इसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, यानी इंटरैक्शन बढ़ गया है। तो इंटरैक्शन बढ़ गया है यानी ए बी का इंटरैक्शन ज्यादा है ए और बी बी के कंपेयर में। तो नेगेटिव इंटरैक्शन में ए बी का इंटरैक्शन ज्यादा होगा। नेगेटिव डेविएशन में ए बी इंटरैक्शन इज मोर देन ए और बी बी इंटरैक्शन। ये याद कर लो, क्योंकि अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। और अगर पॉजिटिव डेविएशन होता तो ए बी का इंटरैक्शन कम हो जाता देन ए एंड बी बी इंटरैक्शन। और मेरा अगर क्वेश्चन अगर एक होता, मैं अगर क्वेश्चन बनाती तो इसमें एक और जरूर ऐड करती, गिव एग्जांपल ऑफ दिस काइंड। ठीक है, तो चलो इसका राउल्ट्स लॉ का ग्राफ से ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें मैं ये पॉज डाल देती हूँ, मैं क्वेश्चन ओके। तो देखो अब सेकंड क्वेश्चन, 21 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करवाते हैं पहले, बट लास्ट मिनट पर भूल जाते हैं, एग्जाम टाइम में और नर्वस होके और कंफ्यूज हो जाते हैं। दिया हुआ है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ H2O2 decomposition of H2O2 is given by the equation log K equals to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power 4 by T. Okay, calculate the activation energy, यानी यहाँ ये पूछा है नंबर 1, इस इक्वेशन का ये एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। सेकंड, at what temperature will the half life of the above equation would be 256 minute। किस टेम्परेचर पर हाफ लाइफ जो है वो 256 मिनट रहेगा। किस टेम्परेचर पर इसका हाफ लाइफ 256 मिनट रहेगा। एंड व्हाट डू मीन बाय स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर वेरी इजी, कोई भी आप लोग परफॉर्म कर लोगे। ऊपर वाला देखो इक्वेशन में कैसे सॉल्व करती हूँ, तो इक्वेशन वाला ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। सर जो क्वेश्चन दिया है उसमें मैंने कहा था एक जब आरएनएस इक्वेशन करते हैं
तो उसमें एक रॉ इक्वेशन था k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। उसके बाद हम जब बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, रॉ इक्वेशन था k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये आर एन एस का रॉ इक्वेशन। इसी रॉ इक्वेशन के संग अगर मैं लॉग दोनों साइड लगाऊं तो इक्वेशन बनता है log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए बाई आर 2.303 r, क्योंकि हमने लॉग लगा दिया 2.303 r t। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को मैं एक बॉक्स में करती हूँ। ये इक्वेशन तुम लोग को देखो इस इक्वेशन के संग बहुत मैचिंग लग रहा होगा, इस इक्वेशन के संग कुछ मैच लग रहा होगा। अब इस इक्वेशन को यहाँ लिखूं तो क्या इक्वेशन है क्वेश्चन में? log k इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई t। अब देखो इक्वेशन A एंड इक्वेशन B अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो log A equals to 14.34 and EA by 2.303 RT is equals to 1.25 into 10 to the power 4 by T। तो इन दोनों को मैं from A and B I will write EA by 2.303 RT is equals to 1.25 into 10 to the power 4 by T। T कट, तो बाकी EA कैसे सॉल्व हुआ? EA equals to 1.25 into 10 to the power 4 multiplied by 2.303 multiplied by R का वैल्यू that is 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका EA आ जाएगा जूल में, जूल पर मोल, उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देना डिवाइड 1000 करके। तो EA तो आपको समझ आ गया कैसे निकालना है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ EA का वैल्यू x निकला है। ठीक है, क्योंकि आगे EA काम में लेना है। अब नेक्स्ट वाला देखें क्या पूछा है। एट व्हाट टेम्परेचर हाफ लाइफ इज 256 मिनट। तो हाफ लाइफ यानी टी हाफ दिया हुआ है 256 मिनट। अगर हाफ लाइफ दिया हुआ है और H2O2 का डिकम्पोजिशन आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो टी हाफ अगर मैं पुट करूं तो के आ जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ है 256 मिनट। अब मिनट को आप सेकंड में बदल दो। ठीक है, सेकंड में बदल सकते हो, मिनट में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप के निकाल लो यहाँ से। अगर आप के निकाल लेते हो यहाँ पे तो इसका कोई एक वैल्यू आएगा 0.693 बाई 256। एक बार करके चेक करो कि क्या आता है। हाँ, इसका वैल्यू मैं मान लेती हूँ y मिनट इनवर्स आ रहा है। अब ये जो वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू को उस इक्वेशन में अगर मैं पुट करती हूँ फर्स्ट वाला इक्वेशन, तो log k इक्वल्स टू, देखो k का वैल्यू हमारा आ चुका है, यानी k की जगह मैं क्या पुट करूंगी? log y आ चुका है, इज इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई टी। यानी यहाँ से मैं टेम्परेचर ढूंढ लूंगी तो आ जाएगा, क्योंकि ये k तो वही k है 256। यानी हाफ लाइफ से पहले मैंने k ढूंढा और k को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो टेम्परेचर आ गया मेरा। किस टेम्परेचर में हाफ लाइफ 256 था? क्योंकि 256 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेट कांस्टेंट है उसका वैल्यू से ही तो हम लोग ने यहाँ पुट किया है। तो देखो ये इक्वेशन और ये सम क्लियर है कि नहीं है। और व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, वो तो आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्वेश्चन और होना चाहिए, गिव एग्जाम्पल। तो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन which seems to be second order but actually it is first order since one of the reactant is in large excess, बहुत large excess amount में कोई होता है। हाइड्रोलाइसिस एग्जाम्पल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट यानी ईस्टर हाइड्रोलाइसिस, तो ये स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाता है। तो देखो ये पिक्चर क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और इस इक्वेशन ये दो क्वेश्चन, अच्छा ये तो आप लोग बना ही लोग हैं। टेबल सम मैंने बहुत सारा बनवाया है, एक बार टेबल सम मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, याद दिला देती हूँ कि टेबल सम कैसे बनता है।
अगर एक टेबल दिया हुआ है, इक्वेशन भी दिया हुआ है, इक्वेशन के कोफिशिएंट भी दिए हुए हैं और क्वेश्चन बिना टेबल पढ़े स्टूडेंट रेट लॉ लिख देते हैं। रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के एनओ और सीएल पर डिपेंड करेगा, Cl2। स्टूडेंट्स बिना देखे एनओ टू द पावर 2 कर देते हैं, Cl2 टू द पावर 1। ठीक है, तो इट्स रॉन्ग। इट्स रॉन्ग। व्हाई इट्स रॉन्ग? बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उससे आपको ऑर्डर निकालना है, तो इट्स रॉन्ग। यहाँ पे आपको ऑर्डर x और y लेके चलना पड़ेगा। लेट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO बी x एंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू Cl2 बी y। तो हमने ऑर्डर लिया। अब इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली यहाँ हमने एक्सपेरिमेंट वाइज रेट पुट किया 0.60, के का वैल्यू पुट किया, यानी चारों इक्वेशन लिख के चारों को हम लोग को बनाना पड़ेगा एक एक करके। जैसे रेट यहाँ पे है 0.60, तो रेट आप लिखोगे 0.60 इज इक्वल्स टू के, रेट कांस्टेंट के, एनओ का कॉन्सेंट्रेशन 0.15x 0.15 टू द पावर y, ये इक्वेशन डॉट डॉट 1। सेकेंड वाले में 1.20 इक्वल्स टू के 0.15 टू द पावर x 0.30 टू द पावर y। थर्ड इक्वेशन में 2.40 इक्वल्स टू के 0.30 x 0.15 टू द पावर y। फोर्थ इक्वेशन में कुछ नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू के 0.25 टू द पावर x 0.25 टू द पावर y, 0.25 टू द पावर y। अब देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ ऐसा काम करेंगे, कुछ ऐसा कुछ देखेंगे, इन चारों इक्वेशन में हम कुछ ऐसा खोज के निकालेंगे जिसकी वजह से x और y ढूंढ ले हम लोग। तो हम लोग अगर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 बाई 1 करते हैं, तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, x का टर्म, और y का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 2 डिवाइड 1। अगर 2 डिवाइड 1 करेंगे तो 1.20 बाई 0.60 लेफ्ट साइड में बचा, ये पूरा कट गया, 0.15 टू द पावर x 0.30 टू द पावर y। ठीक है, के 0.15 टू द पावर x और 0.15 टू द पावर y, पूरा टर्म कट गया, पॉइंट हटा, पॉइंट हटा, 120 बाई 60 यानी इसका वैल्यू 2 आएगा। 2 इज इक्वल्स टू, अच्छा पॉइंट हटा, पॉइंट हटा, 15 2 जा 2 टू द पावर y, यानी y का वैल्यू आ गया 1, यानी ऑर्डर 1 आ गया Cl2 के पावर का। ठीक है, उसी तरह आप लोग को अगर 3 बाई 2 करोगे, नहीं 3 बाई 1 करोगे तो ये टर्म कट जाएगा, दिस बाई दिस, यानी इसका पावर आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, 240 बाई 60, 240 बाई 60 हो गया 6 का टेबल में तो 24 जाएगा ही, तो उससे हो जाएगा ना, 4 जा, तो 4 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, यानी 2x का वैल्यू आएगा 2, यानी ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू NO इज 2, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू Cl2 इज 1। तो ये ऑर्डर निकल गया, तो ऑर्डर आ गया तो रेट लॉ निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफाई इट्स यूनिट, यानी रेट कांस्टेंट के का वैल्यू निकालना है। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट जो आपको पसंद आए उसमें आपको रेट पुट करना है 0.60, के का वैल्यू ढूंढना है, x को पुट करना है, आ गया है मेरा 2 और y का वैल्यू आ गया 1, ये पुट कर दो तो k आ जाएगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट में आपको जो मर्जी आए उसमें पुट करके k ढूंढ लो, तो क्योंकि रेट कांस्टेंट एक एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट ही आएगा। अब स्पेसिफाई इट्स यूनिट, उसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट क्या होगा, कौन सा ऑर्डर है, कुछ दिया है देखो, नहीं ये तो मिक्स्ड है, यूनिट कैसे निकलेगा? रेट का यूनिट क्या है, दिया हुआ है मोल, मोलर यानी मोल पर लीटर पर मिनट, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, के का यूनिट पूछा है, और NO का यूनिट दिया हुआ है, NO यानी NO का यूनिट क्या है, मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ। NO हम लोग का कितना ऑर्डर आया है, ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 यानी हो गया मोल पर लीटर टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई क्लोरीन आया है मोल पर लीटर। ठीक है, अब इसको के को सॉल्व करना है इन पूरा को, ये इसको मोलर ही बना देते हैं, वही इजी था। मोलर पर मिनट डिवाइडेड बाई मोलर स्क्वायर इनटू मोलर इज इक्वल्स टू के का यूनिट, तो मोलर मोलर कटा
तो ऊपर गया तो इसका आंसर आया मोलर -2 मिनट इनवर्स। ये इसका ऑर्डर यूनिट आ गया के का, ठीक है। यानी इसका मतलब मोल पर लीटर टू द पावर -2 मिनट इनवर्स, यानी मोल टू द पावर -2 और लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स, ये इसका यूनिट आएगा। तो आप लोग को पुट करके इसका यूनिट ढूंढना है। फाइंड द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्लोरीन इन द एक्सपेरिमेंट 4, यानी इसका रेट ढूंढना है। अब आपका के तो आ ही गया, ऊपर वाले इक्वेशन में के पुट कर दिए, तो चौथे इक्वेशन में रेट मुझे नहीं पता, के का वैल्यू हम ढूंढ चुके हैं, ये तो दिया हुआ है, ऑर्डर ढूंढ लिया है 2, इसका ऑर्डर ढूंढ लिया है 1, तो आप पुट करो और इसका रेट का आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इट्स वेरी इजी नो, यू हैव टू डू वेरी फोकस्डली, थोड़ा सा भी फोकस हटा बस काम एकदम बिगड़ा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तब तक एक छोटा सा पॉज। ओके, अब नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 का बी, गिव द IUPAC ऑफ द लिंकेज आइसोमेरिज्म ऑफ दिस। व्हाट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म? याद दिला देती हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 थे, जिसमें से पहला लिंकेज, फिर आयोनाइजेशन, फिर सॉल्वेट और लास्ट हमारा कोऑर्डिनेशन। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म वही हो सकता है जिसमें एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट हो। एम्बिडेंटेड लिगैंड यानी यहाँ NO2 है। एम्बिडेंटेड लिगैंड वो होता है जिसका मल्टीपल डोनेटिंग साइट है, बट एक टाइम पर वो एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, या इधर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। अब इसका IUPAC में अगर NO2 है तो वी हैव टू राइट आइदर नाइट्रीटो N और नाइट्रीटो O। ये N से जुड़ा हुआ है तो यहाँ नाइट्रीटो N लिखना पड़ेगा। अब इसका नेम, लिगैंड का नाम पहले होता है, बाद में मेटल का होता है। लिगैंड में ये इसका नाम है एमीन, AM, और इसका नाइट्रीटो N से स्टार्ट होता है, तो एमीन का नाम पहले आएगा। बिना कोई स्पेस के हम लोग लिखेंगे पेंटा 5, पेंटा एमीन, पेंटामाइन, ये हो गया एमीन का। अब NO2 एक ही है, नाइट्रीटो N, इसका नाम हो गया कोबाल्ट, फर्स्ट ब्रैकेट में उसका चार्ज। तो चार्ज कितना है देख लेते हैं। कोबाल्ट को X पकड़ते हैं, अमोनिया 0 × 5 प्लस नाइट्रीटो -1 × 1 इक्वल्स टू +2, x - 2 x - 1 इज इक्वल्स टू +2, x इक्वल्स टू 1 उधर गया +3, तो यानी इसका वैल्यू आया 3। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये सवाल है, ड्रॉ वन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ PTEN2Cl2। तो PTEN2Cl2 यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। En का खुद का 2 हाथ है और खुद 2 जन है, 2 × 2 4, 4 और 2 6, तो PT का हम 6 हैंड्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, PT 1 2 3 4 5 6। अब एक बनाना है ज्योमेट्रिकल एक्सिस और एक ट्रांस। अच्छा ध्यान से देखो, हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, यानी मैंने भी नहीं पढ़ा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिर्फ एक ही बनाना है, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखो ज्योमेट्रिकल में 2 बनता है, सिस और ट्रांस, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ वही बनाना है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी मुझे सिर्फ ट्रांस बनाना है, बिकॉज ट्रांस आइसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे ट्रांस कैसे बनेगा वही से बनाना है। मैं सिस और ट्रांस दोनों बनाने लगी थी, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बट कोई एक ही पूछा है, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल। तो ट्रांस कैसे बनेगा, अगर क्लोरीन को आप कोई भी ऑपोजिट प्लेस में प्लेस कर दो और 2 हाथ से जोड़ के एक En, इन दोनों हाथ से जोड़ के एक En, तो ये मेरा बन गया ट्रांस, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिर्फ यही बनाना है, और ये बना दिए तो मार्क्स कट जाएगा, या तो स्पेसिफाई कर देना है कि ये पूछा है, दोनों बना के, बट हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, यही पूछा है। कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। अब ये स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन स्टूडेंट कैसे करें मैम, ये वाला समझ नहीं आ रहा, स्टेबल कैसे होगा। एक अमोनिया होल 6 है और एक EN होल 3 है। तो अमोनिया एक मोनोडेंटेड लिगैंड है, EN एक बाइडेंटेड लिगैंड है।
जितना ज्यादा डेंटिसिटी बढ़ेगा, बाइडेंटेट से ऊपर ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, जितना ज्यादा डेंटिसिटी बढ़ेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि वो रिंग फॉर्मेशन अच्छे से होता है। यानी En कोबाल्ट को जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने दो दो हाथों से दे रहा है, और एमोनिया केवल एक हाथ से दे रहा है, तो दो हाथ से दे रहा है यानी वो चेलेट टाइप का बना पा रहा है, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, चेलेट, चेलेट लिगैंड बोलते हैं। और मोनोडेंटेड तो चेलेट होता ही नहीं है, सिर्फ जो डेंटिसिटी जितनी ज्यादा है, 22 से तो स्टार्ट ही होता है चेलेट लिगैंड, तो इट्स अ चेलेटिंग लिगैंड but it's a non-chelating ligand. So chelating ligand gives stability to the compound, result in the formation of the ring, ring बना सकता है। तो ये हो गया ये वाला सवाल, ठीक है। अगला दूसरा देखती हूँ। अच्छा अब देखो ये एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन तुम लोग के सामने है, तो बहुत इजी और इम्पोर्टेंट बोथ, कुछ भी कह लो। पहला है दिया हुआ है एन एरोमेटिक कंपाउंड X, देखिए कौन पहचानता है एरोमेटिक कंपाउंड X ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस एमोनिया, तो दिमाग खटाने लग जाना है, एमोनिया के साथ हम कौन सा रिएक्शंस किए हैं, एंड हीटिंग, तो एमोनिया संग में हीट, कौन सा रिएक्शन करवाया था, दिमाग में आना चाहिए, फॉर्म्स Y, तो X है उसको एमोनिया हीट देके Y बना है, Y ऑन ट्रीटिंग विथ बर्थडे केक, मेरा तो मुंह में बर्थडे केक ही आ जाता है, तो ये Z बन रहा है। तो आइडेंटिफाई X, नहीं आइडेंटिफाई नहीं, क्वेश्चन क्या है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ X Y Z, तो देखो अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो Z जरूर एरोमेटिक एनिलीन ही बन रहा होगा, और बर्थडे केक के पहले कैंडल जलानी पड़ेगी CONH2, और एमोनिया हीट किससे आता है, जिनको समझ आ गया वो यहाँ बेंजोइक एसिड अपने आप फटाफट लिखोगे, ये अमोनिया हीट से आएगा। तो राइट स्ट्रक्चर ऑफ X Y Z, दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। नेम द रिएक्शन इन्वॉल्व फ्रॉम इन फॉर्मेशन ऑफ Z फ्रॉम Y, Y से Z बनाने में कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, हॉफमैन, हैप्पी बर्थडे मत लिख के आना, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अच्छा राइट इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Z फ्रॉम Y, Z Y बनाना है, उस इक्वेशन को पूरा कंप्लीट लिखना है, यानी हॉफमैन का पूरा कंप्लीट रिएक्शन। तो इसमें बर्थडे केक देंगे तो साइड प्रोडक्ट में मेरा एक बनेगा KBr, और KBr आउट हुआ, CO भी तो आउट हो रहा है, K2CO3 कार्बोनेट आउट होगा, तो ये मेरा बर्थडे केक बनेगा। तो आपको ये रिएक्शन याद रखना पड़ेगा हॉफमैन का, और क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट 20 नंबर सवाल, अ मेटल Mn प्लस हैविंग D4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D4 है कॉन्फ़िगरेशन, कंबाइंस विथ 3 बाइडेंटेड लिगैंड, 3 बाइडेंटेड लिगैंड, En पकड़ लो, एक मेटल है जो कि 3 बाइडेंटेड लिगैंड के संग कंबाइन हुआ है टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स कुछ बनाया है, फाइन। अज्यूमिंग डेल्टा O ग्रेटर देन P, डेल्टा O ग्रेटर देन P, तो अगर ये CFT का क्वेश्चन, CFT का मतलब तुम लोग समझ गए होंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगर गैपिंग एनर्जी ज्यादा है T2G और ये EG, T2G और EG, इनके बीच का जो ये गैप होता था इसको हम लोग बोलते थे डेल्टा O। अगर डेल्टा O बहुत ज्यादा है यानी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, यानी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एजिंग, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे पूछ लिया कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सवाल यहाँ से स्टार्ट नहीं है, सवाल 1 नंबर यहाँ से स्टार्ट है, तो D4 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो अगर देखो डेल्टा O बहुत ज्यादा है, डेल्टा O बहुत ज्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्मार्ट काम करेगा, मैंने कहा था गधा मजदूरी नहीं करेगा, स्मार्ट काम करेगा। स्मार्ट मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करना है D4 सिस्टम का, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3, अब ऊपर नहीं जाएगा 4, यानी T2G4 EG0, दिस इज योर आंसर।
नेक्स्ट राइट द कॉन्फ़िगरेशन हो गया। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn प्लस हैव, Mn प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो देखो ये तो हेक्सा है क्योंकि बाइडेंटेड है, एक का 2 दांत तो 3 का 6 दांत, तो जिसका भी 6 आएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा या तो D2sp3 या तो sp3d2। अब यहाँ पे मुझे क्या बोल दिया? डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी बोल दिया। अगर डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी बोल दिया यानी इसको स्ट्रॉन्ग लिगैंड के अंडर कंसीडर कर रहे हैं। ईएन तो मैंने मन से बनाया है, ये कोई एक है आई डोंट नो, लेकिन वो बाइडेंटेड है, नाम नहीं दिया हुआ है ये चीज। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड आते ही दादागिरी करेगा, दादागिरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में करेगा, तो ये इनर डी ऑर्बिटल यूज करेगा 3D, तो D2sp3 इसका आंसर आएगा। व्हाट टाइप ऑफ sp3d2 तो तब होता, फाइनली डी बाद का यूज तब करता अगर वो वीक फील्ड लिगैंड होता, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो D2sp3, क्योंकि अगला ये इससे हमको पता लगा कि ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। और हेक्सा मतलब ये हेक्सा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल कैसे पता लगा? क्योंकि ट्राई बाइडेंटेड लिगैंड है 3। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स? क्या आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है? तो M और En होल 3 अगर En है या कोई भी माथे में En ही आ रहा है, अगर ऐसा है तो इसका क्या आइसोमेरिज्म होगा? तो ना तो ये लिंकेज है क्योंकि एम्बिडेंटेड नहीं है, ना ये कोऑर्डिनेशन है क्योंकि काउंटर आयन 2 थर्ड ब्रैकेट नहीं है, ना ये आयोनाइजेशन है, ना हाइड्रेट है। तो या तो ज्योमेट्रिकल या तो ऑप्टिकल आपको बनाना पड़ेगा। अब ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस कोई मतलब नहीं है सिस और ट्रांस का, क्यों? क्योंकि ये तो अकेला ही है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शो? हम लोग लिख सकते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसका सिस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सिस और ट्रांस देखें, सिस और ट्रांस तो नहीं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ब्रैकेट में कर दो ऑप्टिकल, ऑप्टिकल यानी ये मिरर इमेजेस शो कर सकता है। मान लो ये मेटल है, 1 2 3 4 5 6, ये इन दोनों को मिला के, ये इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के, अब ये जो स्ट्रक्चर बना इसका मिरर आप बना ही सकते हो। इसका मिरर में ये कैसा दिखेगा? 1 2 3 4 5 6, ये लोग इधर आ जाएंगे En, ये En और इन दोनों को मिला के En, तो ये मेरा बन गया इसका रिवर्स। तो देखो ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ आया क्या? ठीक है, लास्ट एक कवर। ओके, ये लास्ट तुम लोग के सामने ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। इसमें ये NZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हर एक क्वेश्चन में, हर एक जगह पे, हर एक क्वेश्चन पेपर में, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है कि एल्डिहाइड या कीटोन है, उसमें अगर नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड में अगर ऐड किया जाए तो क्या आंसर होगा? तो देखो RCO R, अगर डैश में अगर NH2 हम ऐड करते हैं, NH2 तो देखो आंसर क्या होगा? आंसर होगा R वैसा ही रहेगा, C वैसा ही रहेगा, R डैश उधर ही रहेगा, डबल बॉन्ड भी वैसा ही रहेगा, सिर्फ O नहीं लिखेंगे, O की जगह लिखेंगे N एंड Z, N एंड देन Z, NH2 का N और उसके संग जो भी है वो मेरा Z है, तो ये आंसर हुआ। अब इसमें इथिलीन ग्लाइकॉल 180 डिग्री C2H5ONA, यानी ये तो एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, कौन सा बता दो? यस, सुनाई मुझे दे गया तुम लोग से, इस रिएक्शन का नाम है वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, यानी इस वोल्फ-किश्नर रिएक्शन में पूरा एल्केन बन जाएगा RCH2 R डैश इज माय आंसर, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन है। अच्छा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटेट में ब्रोमीन CCl4, यानी ये कुछ नहीं हांस डिकर रिएक्शन है, हांस डिकर रिएक्शन यानी C6H5Br इज माय आंसर, साइड प्रोडक्ट AgBr, Ag के संग Br गया और CO2 हवा में उड़ गया, तो यानी C6H5Br इज माय आंसर। लास्ट एल्डिहाइड में NaHSO3, यानी ये एडिशन रिएक्शन कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो CH3 वैसा ही रहेगा, C वैसा ही रहेगा, H वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे कौन आया? SO3Na, SO3Na, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ हाउ विड यू कन्वर्ट ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड? ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन को आप एक काम करो, ग्रिग्नार्ड में ले जाओ, Mg के संग ट्रीट करो, Mg ड्राई ईथर,
Mg ड्राई ईथर में ये बन जाएगा बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसमें और कुछ नहीं देना पड़ेगा, CO2 दे दो, ड्राई ईथर, बेंजोइक एसिड बन गया। सिंपल बेंजोइक एसिड बनाने का तरीका। तो देखो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको सॉल्व करो, थॉरो रिविजन करो एग्जाम से पहले। आज का एग्जाम कैसा हुआ मुझे जरूर बताना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशंस एंड continuous board exams. Bye bye. Stay tuned for more important questions.